हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। जैसे कि आप लोग जानते हो कि रिसेंटली हमने सारे कुछ हद तक काफ़ी हद तक ऑर्गेनिक के टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो नॉर्मल नीट और जेडबल में पूछे जाते हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। बेसिकली आप सबको पता है कल नीट का एग्ज़ाम है, 13 डेट है और कल वो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो बेसिकली उसी के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं कि हमें कैसे प्रिपरेशन किया है और कैसे करना है आगे चल करके। जो लोग नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम भी देने वाले हैं और पर हर बार जो लगातार अलग अलग तरह के एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं वो देते हैं, तो उनको क्या प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे किसी कॉन्सेप्ट को, एप्लीकेशन को, डेरिवेशन को कैसे हमें टैकल करना है, कितना कितना टाइम मैनेजमेंट देना है, कितनी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, उसी के रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, बात करेंगे। जैसे कि अगर बात करें हम केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में जैसे कि आपको मालूम है कि 45 क्वेश्चंस होते हैं। हर एक क्वेश्चन को 4 मार्क्स सही राइट होने पे 4 मार्क्स अवार्ड होता है और टोटल मार्क्स जो होते हैं 180 के होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे चैप्टर वाइज अलग अलग स्टेप है, अलग अलग चैप्टर से अलग अलग वेटेज होता है हर एक चैप्टर का। चाहे हम लास्ट 5 ईयर की बात करें तो लास्ट 5 ईयर के सारे डेटाज मैंने यहाँ पे पुटअप किए हुए हैं। तो हर एक साल हर बार अलग अलग चीज़, नई नई स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं लोग और हर एक बार अलग अलग तरह से, अलग अलग टॉपिक से अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक्सेप्शनली कई बार एक ही टॉपिक से 2 बार क्वेश्चन आ जाते हैं, जहाँ से हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बेसिकली ये सब फंडामेंटल्स नॉर्मल हो ही जाते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे क्रिएट कई बार हो जाती है, कई बार हम जो नहीं पढ़ के जाते वो पेपर में आ जाता है। लेकिन नॉर्मली हमें कैसे प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक हम कवर कर पाएँ और आसानी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। 2019 के डेटाबेस के हिसाब से अगर देखें तो 2019 के डेटाबेस के बैक साइड में जैसे मैंने पुटअप किया है, सारी चीज़ों को बताने की कोशिश किया। नॉर्मली ऐसे ही पूरी प्रोसीजर फॉलो होता है और इसी तरह से क्वेश्चंस आपके रखे जाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो जिसका वेटेज होता है 40%, लास्ट ईयर 40% क्वेश्चन का वेटेज था फिजिकल केमिस्ट्री से। 24% जो वेटेज होता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेगमेंट होता है। और बाकी का 31% जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। पूरी तरीके से जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है पूरा एनसीईआरटी डेटाबेस होता है। आपको दूसरी बुक हायर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हो और एनसीईआरटी में इनऑर्गेनिक का बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया गया है, बहुत अच्छा सा इनऑर्गेनिक दिया है, दूसरी किताब की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको केवल एनसीईआरटी ही कंडक्ट करेगी। आपको एनसीईआरटी के लिए, एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक के लिए आप केवल एनसीईआरटी की बुक को पढ़े, चाहे वो डी ब्लॉक हो, चाहे वो ए ब्लॉक हो या केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो, इस तरह के कंटेंट जो एस ब्लॉक हो या हाइड्रोजन हो, आप केवल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी की बुक को हायर कर सकते हैं। बाकी के लिए तुम्हें थोड़ा सा कंटेंट आप दूसरा यूज करना पड़ेगा, अच्छे मॉड्यूल्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। बाकी की अगर आप देखें 31% आपका इनऑर्गेनिक होता है, बाकी के बचे 5% जो होते हैं आपके वो मिसलेनियस होते हैं। नॉर्मली अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो ज्यादातर यहाँ पे 45 क्वेश्चन में से 35, 36 अप्रॉक्सीमेटेड इजिएस्ट होते हैं क्वेश्चन। 35, 36, 34 ये नॉर्मल वेरिएट होता रहता है, वेरिएट होता चेंज होते रहते हैं ये डेटाबेस। तो ये नॉर्मली आपके इतने ही क्वेश्चन जो है क्या होते हैं आपके ईजी होते हैं। बाकी के 7 से 8%, 7 to 8 क्वेश्चन क्या होते हैं आपके मीडियम लेवल पे। 2 या 3 या 4 क्वेश्चन, मैक्सिमम 4, मिनिमम 2 क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट लेवल पे जाते हैं। ये नॉर्मली लास्ट 5 ईयर के डेटाबेस के हिसाब से है और नॉर्मली आपके डिफिकल्ट लेवल बहुत ही कम ही पुटअप किए जाते हैं। नॉर्मली आपके सारे क्वेश्चन जो होते हैं इजी और मीडियम लेवल में ही रखे जाते हैं। इजीएस्ट वाला पार्ट सबसे ज्यादा होता है। लास्ट ईयर की अगर बात करें तो 35 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटेड जो इजी पार्ट में थे, बाकी के 8 क्वेश्चन तकरीबन मीडियम सेक्शन थे और 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो डिफिकल्ट मोड पे आए थे। ठीक है, तो नॉर्मली इजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही सिंपल सा डेटाबेस होता है। अगर हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलें, अगर हम चीजों की अगर एनालिसिस करना स्टार्ट करें, अगर हमें एप्लीकेशन सीखना चाहिए या डेरिवेशन पे ज्यादा टाइम देना चाहिए या कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाहिए, रीडिंग में ज्यादा टाइम इंप्लीमेंट देना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप अगर चीजों को, कॉन्सेप्ट को बेहतर ढंग से समझे तो आज चीजों को आप आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसके एप्लीकेशन को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं और प्रॉब्लम को बहुत आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। भले डेरिवेशन में आपको उतना ज्यादा नहीं पता, लेकिन कॉन्सेप्ट जिस डेटाबेस को आप इंप्लीमेंट करने वाले, जिसका एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करने वाले हो, उसके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए चीजें। तो कॉन्सेप्ट अगर मान लीजिए 20 से 25% अगर आप यूज करते हो तो 10 से 5% आप डेरिवेशन पे इस्तेमाल करो। अगर मान लीजिए 25% हम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं तो 10% आप डेरिवेशन पर, बाकी के सारे टॉपिक जो बाकी का परसेंटेज आपका बचता है वो सारा फोकस आपका होना चाहिए एप्लीकेशन पे। केवल प्रैक्टिस और प्रैक्टिस और प्रैक्टिस पे ही होना चाहिए। प्रैक्टिस से ही आप परफेक्शन आएगा आपको। जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम को समझने में, प्रॉब्लम को करने में बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया है कि फिजिकल केमिस्ट्री में जो लास्ट ईयर का वेटेज था 40% था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 24% होता है, इनऑर्गेनिक का 31%। अब मिसलेनियस जो मिक्स करके क्वेश्चन आते हैं वो उसका वेटेज होता है 5%। नॉर्मली यहां से कई बार डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। मिसलेनियस वाले प्रॉब्लम से कई बार क्या होते हैं, डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगर हम पूरे सिलेबस अपने पूरी केमिस्ट्री के क्लास 11th एंड 12th के पूरे डेटाबेस को उठा करके सारे चैप्टर को एक साथ लगाएं तो अलग अलग डेटाबेस का अलग अलग वेटेज होता है। जैसे कि मैंने स्टेप 1 आप देखेंगे यहाँ पे, स्टेप 1 दिस वन,
स्टेप 1 में मैंने कुछ सिलेक्टेड टॉपिक ही रखे हैं जहां से मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं और इसकी बहुत सारी वीडियो जो इंपॉर्टेंट और शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो आपके ऑलरेडी वेक्टर एजुकेटर पे ऐड है यूट्यूब के चैनल पे, आप वहां जाके देख सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा वेटेज है। अगर यहाँ पे देखें वेटेज के हिसाब से तो हालांकि सारे क्वेश्चन नॉर्मल तीन क्वेश्चन ही आते हैं, ये सारे टॉपिक से नॉर्मली हर बार नीट में तीन क्वेश्चन ही पुटअप किए जाते हैं नॉर्मल जनरली, ठीक है। और सीबी जो है सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला टॉपिक है, काफी ज्यादा क्वेश्चन, काफी ज्यादा घुमा के क्वेश्चन आते हैं, होते बहुत सरल है, आसानी से आप उसको ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये सारे जो 5 के 5 टॉपिक हैं यहाँ से नॉर्मली तीन क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और सबसे ज़्यादा वेटेज यही है इन्हीं का होता है। और सबसे पहले आपका यही काम होता है कि इस चैप्टर के सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट और डेरिवेशन और इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है आपको। ये सारे टॉपिक में, पूरे टॉपिक में देखिए तो सबसे ज़्यादा अकेले 33-34% वेटेज अकेले इसी 5 टॉपिक का होता है। बेसिकली अगर हम इस टॉपिक और इस टॉपिक को अच्छे से ढंग से तैयार कर लें तो स्टेप 3 करने की जरूरत नहीं होती है। स्टेप 3 जो है एक्सेप्शनली कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन आता है, कई बार वो टॉपिक ये गायब हो जाता है, कई बार वो टॉपिक ही गायब हो जाता है, उससे हम क्वेश्चन पूछते ही नहीं है। तो बेसिकली यहां से अगर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 5 3 से 15 क्वेश्चन आने वाले सिलेक्टिवली। और ये ऐसे टॉपिक है स्टेप नंबर 2 में, यहां से जनरली हर एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, हर एक चैप्टर से, चाहे एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें, चाहे मीन्स की बात करें, आयनिक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड थर्मोडायनामिक्स, हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, फिनॉल ईथर, पॉलीमर्स एंड बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक। यहां से नॉर्मली हर टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली क्या होता है, हमें कॉन्सेप्ट जो अगर मैं आपको डेटा में बताऊं, कॉन्सेप्ट अब प्लस एप्लीकेशन, इस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है, कॉन्सेप्ट प्लस एप्लीकेशन। डेरिवेशन पे उतना ज़्यादा फोकस करेंगे नहीं करेंगे तभी चलेगा, लेकिन बेसिकली पूरा फंडामेंटल जो हमारे 50% से अबव वेरी करता है, जो घूमता है, वो कॉन्सेप्ट प्लस एप्लीकेशन। कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका। कोई भी डेटाबेस आपको सॉल्व करने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो तो पहले उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से जान लीजिए और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप कहीं भी उसका एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आप इस पर 25%, 25% आप इस पर दे रहे हैं तो बाकी का 70-75% आप इस पे दे सकते हैं, ठीक है। डेरिवेशन आपके ऊपर है, डेरिवेशन आप कर भी सकते हैं। अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो 25% अगर इसके देते हैं, तो अगर डेरिवेशन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, डेरिवेशन भी आप चाह रहे हैं डेरिवेशन, तो डेरिवेशन पे आप 10% देते हैं। ओवरऑल देखें तो ये 35% होता है, 35%, ठीक है। तो इतना 35% कवर होता है आपका डेरिवेशन प्लस कॉन्सेप्ट। बाकी का रिमेनिंग जो आता है आपका, ठीक है, 65%, ये आता है आपका एप्लीकेशन। और इसमें पूरी परफेक्शन चाहिए। परफेक्शन आएगा कहाँ से? यहाँ से आएगा, कॉन्सेप्ट से। अगर आपका कॉन्सेप्ट ही कवर नहीं होगा, आपका बेसिक्स ही पूरे अच्छे नहीं होंगे, तो आप एप्लीकेशन कैसे कर पाओगे उसको कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे? कर ही नहीं सकते, हो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है, 5 टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट रखे गए, जहाँ से मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जनरली हर एक टॉपिक से 3 क्वेश्चन नॉर्मली आ जाते हैं, जिसमें से न्यूमेरिकल भी कंडक्ट होता है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी होते हैं और कुछ थ्योरी बेसिस पे होते हैं, ठीक है। जीओसी, जैसा मेरा मानना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टिक करना, सिलेबस को टिक करना, प्रोसेस को लगाना कि कौन से ऑप्शन गलत है, कौन सा ऑप्शन, वो सबसे आसान होता है ऑर्गेनिक में करना। क्योंकि ऑर्गेनिक में अगर हम ध्यान से देखें कि ऑर्गेनिक में जो भी क्वेश्चन डिजाइन करते, चाहे वो जिस स्ट्रेटजी के, चाहे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जनरली जो उनको क्वेश्चंस डिजाइन होते हैं वो स्टेबिलिटी को लेकर के होते हैं। जो भी आपका ऑप्शन आता है वो स्टेबिलिटी पे पूरी तरह से घूमता है। आप ए बी सी डी 4 ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक ऐसा आंसर होता है जो स्टेबिलिटी को प्ले आउट करता है। स्टेबिलिटी का सारा ही खेल ही होता है। अगर आप ऑर्गेनिक को ढंग से पढ़े हो, चीजों को समझे है, रेजोनेंस, स्टेबिलिटी, सारे कॉन्सेप्ट को समझे हो, तो आप आसानी से क्वेश्चन जीओसी के तो कर ही सकते हो। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के टॉपिक है, एमीन्स हुआ, एल्डिहाइड, कीटोन्स हुए, हाइड्रोकार्बन्स हुए, उनको आसानी से आप कर सकते हो। क्योंकि पूरा कहीं ना कहीं टॉपिक के जो आंसर होते हैं वो स्टेबिलिटी के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। तो पूरा टॉपिक स्टेबिलिटी पे ही घूमता है। ज्यादातर ऑर्गेनिक के 40% टॉपिक स्टेबिलिटी पे ही होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको स्टेबिलिटी ढंग से आ जाए तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हो। कौन से ऑप्शन उसके सही होंगे, कौन से ऑप्शन गलत होंगे, ये भी आप आसानी से जज कर सकते हो। हाइपर कंजुगेशन लगा करके, मेसोमेरिक इफेक्ट लगा करके, इंडक्टिव इफेक्ट लगा करके, रेजोनेंस के पूरे 6 मॉडल लगा करके आप आसानी से उसको टैकल कर सकते हो प्रॉब्लम को, बहुत आसानी से। तो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करना होता है। कोई मेथड इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है तो आपका आंसर आ जाता है। बट अगर मान लीजिए तब भी आपको कोई थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो तो आप एलिमिनेशन का इस्तेमाल कीजिए। एलिमिनेशन में बेसिकली वो ऑप्शन को सबसे पहले हटाइए जो बेकार है, जो उस क्वेश्चन को बिल्कुल लाई नहीं करते कि इसका ऑप्शन ये नहीं हो सकता। बाकी जो 2 क्वेश्चन में 2 ऑप्शन जो आपके बचते हैं, उस ऑप्शन में आप स्टेबिलिटी, फैक्टर, कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन सब लगाकर उस ऑप्शन में सबसे बेस्ट वन कौन है उसी को सेलेक्ट कीजिए। तो एलिमिनेशन मेथड जो होता है काफी हद तक काफी अच्छा होता है, काफी हद तक 70-80% तक काफी कारगर होता है। आप उस मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं। जीओसी में खासतौर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसका एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम फिजिकल की बात करें, फिजिकल में थोड़ा फंडामेंटल्स, न्यूमेरिकल्स आते हैं, फंडामेंटल्स उनके फार्मूले होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, उसमें भी काफी ट्रिक्स लगते हैं। तो आप उनसे आप बेसिस पे अगर आप उनका खास बेसिक्स क्वेश्चन की अगर नॉर्मली प्रैक्टिस करके भी जाते हैं, अच्छे से उन्होंने आपने प्रैक्टिस कर रखा है, तो बहुत आसानी से फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। स्टेप 3 में क्या होता है, एक्सेप्शन केस होते हैं। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, कई बार क्वेश्चन नहीं भी आते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ
पे, तो यहाँ से टोटल जो क्वेश्चन आपके मार्क्स बनते हैं वो करीब अगर 5 एंड 3 करें तो ये 15 क्वेश्चन आते हैं। हर एक अगर टॉपिक से 3 क्वेश्चन आए तो 5 टॉपिक से टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं। और ये टोटल 11 टॉपिक लिखे हैं, जहाँ पे अगर 2 क्वेश्चन, हर एक मिनिमम ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि हर एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन तो आना तय है, इतना सबको पता होता है। तो अगर हम इसको देखें पूरा वेटेज तो ये 22 क्वेश्चन होते हैं। अगर ओवरऑल देखें तो ये 37, बाकी के 8 क्वेश्चन बचे, 8 टॉपिक ये 10 में से आते हैं। कोई एक चैप्टर है तो गैप हो जाएगा, क्या हो सकता है 2 चैप्टर भी गैप कर सकता है, या एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन भी पूछ सकता है। सरफेस केमिस्ट्री हो सकता है, आइसोमेरिज्म हो सकता है, नॉमेनक्लेचर्स हो सकते हैं, मेटलर्जी हो सकता है, सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, ठीक है, सॉलिड स्टेट भी हो सकते हैं। जनरली सॉलिड स्टेट कभी कभार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डिफेक्ट पे पूछ लेता है, या फिर ब्रेविस लैटिस पे, लैटिस के ABC डेटाबेस पे पूछ लेता है, उनके पैरामीटर्स पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो नॉर्मली है। और जनरली क्वेश्चन मेरा मानना है ऐसा कि आइसोमेरिज्म को कभी नहीं छोड़ा जाता है। आइसोमेरिज्म पे टॉपिक, आइसोमेरिज्म पे वो लोग क्वेश्चन जरूर बनाते हैं, क्योंकि आइसोमेरिज्म यहाँ भी आता है और इसका इस्तेमाल हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे प्रोडक्ट में भी इस्तेमाल करते हैं। आइसोमेरिज्म का स्टीरियो आइसोमर किसके बनेंगे, कितने मोनोकोलेशन प्रोडक्ट बनने वाले हैं, कौन सा इनएंसोमर बनाएगा, कौन सा मिरर इमेज बनाएगा, कौन सा आपके लिए इनएक्टिव है। तो आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन जनरली आता ही आता है, क्वेश्चन यहाँ से हमेशा, ये आप जरूर याद रखिए। आइसोमेरिज्म का एक क्वेश्चन जरूर आता है, क्यों? क्योंकि आइसोमेरिज्म सीधा सीधा आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करता है और कई टॉपिक आइसोमेरिज्म से सीधा क्या होता है, डील करते हैं। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आप प्रोडक्ट रखते हो तो प्रोडक्ट आपको कैसे पता चलता है, आप जब प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो कई बार पूछ लेता है कि इसके ऑप्टिकली एक्टिव कितने बनेंगे, कितने मोनोक्लोनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे, कितने आइसोमर बनेंगे। तो ये सारे डेटाबेस जो है आपको आइसोमेरिज्म डायरेक्ट कनेक्ट करता है। तो ये चीज़ें क्या होती है, कई बार आइसोमेर जो है इससे फॉलो करता है। तो आइसोमेर में जैसे टॉपिक क्या है, इसको देखना पड़ता है और कई बार इस चीज़ को क्या करना, इंप्लीमेंट करके भी पूछे जाते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरह से स्टडीज करके आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। बेसिकली आपको क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, प्रोसेस को कैसे इंप्लीमेंट करता है, 1 by 1 कैसे चीज़ों को फॉलो करना है, वो सारे डेटाबेस आपको पता होने चाहिए। और बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री का 40% वेटेज है, जो कि फंडामेंटल नॉलेज पे, फंडामेंटल फार्मूले पे ही वैलिड होता है। फंडामेंटल्स आपको नॉलेज पता है, फार्मूले पता है, तो बहुत आसानी से आप उसको टैकल कर लोगे। फिजिकल केमिस्ट्री खासकर बात करें, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 24% होता है। अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड पॉलीमर पे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, एमीन्स के, और चैप्टर क्लास 11 के हाइड्रोकार्बन्स 13 चैप्टर नंबर 13 एनसीईआरटी के। और काफी हद तक बेसिक नॉलेज के लिए आपको एनसीईआरटी बुक को पहले हायर करना पड़ेगा, उसके बाद अच्छे मॉड्यूल पे आप जा सकते हो। बहुत ही प्रैक्टिस करने की जरूरत है इस पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन को टिक करना बेहद आसान होता है। मेरा मानना ऐसा है कि अगर आपको स्टेबिलिटी बहुत ढंग से आती है ऑर्गेनिक में, तो आप ऑप्शन बहुत आसानी से क्लिक कर सकते हो, बहुत अच्छे से आसानी से टॉप आंसर को टिक कर सकते हो। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि ज्यादातर जो आंसर्स होते हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो सारे कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी पे वेरिएट करते हैं। स्टेबिलिटी पे पूरा क्वेश्चन लगता है आपका, स्टेबिलिटी के बेसिस पे ही सारे क्वेश्चन आपके टिक हो सकते हैं। अगर आप स्टेबिलिटी ढंग से बढ़ाए, पूरे लास्ट ईयर का जिन्होंने तैयारी किया, अगर उन्होंने ढंग से स्टेबिलिटी को बढ़ाए तो आसानी से उस क्वेश्चन को क्या करते हैं, टिक कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको करना कुछ नहीं है, जब भी कोई पेपर आपके सामने आए तो बेसिकली आपको सारे डेटाबेस, जैसा कि आपने लास्ट ईयर सब पढ़ के रखा होगा, कुछ लोगों ने तैयारी भी अच्छे से की होगी, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में जाकर के तैयारी भी किया होगा। हमारे भी वेक्टर एप्लीकेशन के ऐप पे आप जाकर के वहाँ भी देख सकते हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है। और मॉक टेस्ट जब आपको तभी मजा आएगा पेपर देने में, तभी आपको अच्छा लगेगा जब आपको ये डेटाबेस अच्छे से आता हो, अच्छे से कॉन्सेप्ट आते हो, परफेक्शन हो, एप्लीकेशन अच्छे से आपने इंप्लीमेंट करने जानते हो, तब जाके आप क्या करो, मॉक टेस्ट को अप्लाई करो। मॉक टेस्ट क्या करे, आपकी स्पीड को, रेगुलरिटी को बदल देगा। कंसिस्टेंसी ही आपको सबसे ज्यादा आगे ले जाएगी। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं अपने टॉपिक को लेकर के, अपने पंक्चुअलिटी को लेकर के, तब तो आपको लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तब आपके लिए नीट नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, ये सारे प्रोसीजर हैं, इस तरह से डेटाबेस को फॉलो करना है। एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करिए, जो ऑप्शन आपको सही लगता है पहले उस डेटाबेस में से उस ऑप्शन को हटाइए जो बेकार है, जो उस क्वेश्चन से लाइन नहीं करता या उसकी स्टेबिलिटी बेहद ही बेकार है। ऐसे क्वेश्चन को देख करके आपको क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। ये खासतौर से एलिमिनेशन मेथड आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंप्लीमेंट करना होता है। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको फंडामेंटल नॉलेज होते हैं, उसमें न्यूमेरिकल सेक्शन होता है, उसमें आपको कैलकुलेशन ही करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि यूनिट को लेकर के काफी कंट्रोवर्सीज होती हैं। कई बार क्या होता है, हम कुछ कैलकुलेट कर रहे थे, यूनिट कुछ दे होती है, तो कई बार ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होती। अगर ढंग से 2 से 3 बार पढ़ लिया जाए तो अपने आप आंसर पता चल जाता है इसका, कि इसका आंसर ये होगा। तो इस तरह से चीजों करना, बहुत ज्यादा हैरस नहीं होने की जरूरत है। और इस तरह से डेटाबेस होते हैं, इस तरह से प्लानिंग करके चलना पड़ता है हमको, कि कैसे कैसे किसका कितना कितना वेटेज देना है और कौन से चैप्टर को ज़्यादा वेटेज देना है। खासतौर से ये जो चैप्टर है आप उनको अगर नहीं भी पढ़ेंगे, अगर ये 2 टॉपिक, ये 2 सेक्शन, अगर आप ये 2 सेक्शन भी अच्छे से तैयार करके जाते हैं कि कॉन्सेप्ट, इनकी एप्लीकेशन आपने सीखा है, डेरिवेशन अगर सीखा है, तो बेसिकली यही बहुत अच्छे हैं ऑल इंडिया रैंक लाने के लिए, ठीक है। एक्सेप्शनली वो 8 क्वेश्चन होते हैं, 8 क्वेश्चन वहाँ से आते जरूर है। अब वो भी 8 क्वेश्चन में से आइसोमेरिज्म जैसे हो गया, अब वो डिपेंड करता है कि क्या कैसे क्वेश्चन पूछा गया। एस ब्लॉक हो गया, आपके इनऑर्गेनिक से आ सकते हैं क्वेश्चन, सॉलिड स्टेट से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, केमिकल काइनेटिक्स से रेट पूछ लिया गया, के की यूनिट्स पूछ ली गई, या कोलिजन थ्योरी आरएनएस पे कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया। इस तरह से अलग अलग तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। कई बार एक चैप्टर से एक ही चैप्टर से 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि सरफेस केमिस्ट्री, कई बार क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता, कई बार 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ऐसे कई बार होता है, जैसे रिडॉक्स,
इसे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार नहीं पूछे जाते, एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कई बार नहीं पूछा जाता है। तो हर एक अलग अलग तरह के डेटाबेस है, अलग अलग चैप्टर का अलग अलग तरीके से वेटेज होता है। ये एक्सेप्शनल वाले चैप्टर हैं जो कई बार पूछे जाते हैं, कई बार नहीं पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपको ये सारे डेटाबेस को फॉलो करना है, एक एक करके क्या करना है, आपको टॉपिक को रिवीजन करना है। कैसे करना है वो डेटाबेस मैंने आपको बता दिया। स्टडीज फॉलो, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। किसी चीज़ को क्रैक करना है, किसी चीज़ को आप टारगेट कर रहे हो तो पूरी प्लानिंग के साथ चलोगे तभी आपको वो चीज़ अचीव होगी टाइम टू टाइम। अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा, बड़ी प्रॉब्लम आएगी, बहुत ही प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा नीट के लिए। ठीक है, तो यही चीज़ था, यही चीज़ आपको बताना था। बेसिकली कल आपका एग्जाम है और आप अच्छे से एग्जाम दीजिए। आज का लेक्चर यहीं पे मेरा, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।